नमस्कार प्यारे भैयों, मैं छेलुदान चारण आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक नोखा। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक नोखा के YouTube चैनल AVM नोखा को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको अगला वीडियो तुरंत आपको मिल जाए और आपके शिक्षण में किसी प्रकार की बाधा नहीं आए। वंदे मातरम। नमस्कार प्यारे भैयों, मैं छेलुदान चारण आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक नोखा। आज हम अध्ययन करने वाले हैं 9वीं कक्षा की सामाजिक विषय में अध्याय 1 का फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी को प्रारंभ हुई थी। फ्रांस की क्रांति के विभिन्न जो कारण थे, उन कारणों को हमने क्रमबद्ध करके लिखा है, जिससे हमें समझने में आसानी होगी। प्रथम कारण है राजनीतिक कारण, दूसरा कारण है सामाजिक कारण, तीसरा कारण है आर्थिक कारण, चौथा कारण है बौद्धिक कारण। अब इन 4 कारणों में प्रथम कारण है राजनीतिक कारण। इस कारण को अब हम विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। पहले निरंकुश राजशाही। निरंकुश राजशाही का अर्थ होता है कि राजा पर किसी का कोई अंकुश न हो। यूरोप के अन्य जो देश थे, उन देशों में फ्रांस की भांति राजतंत्र था। राजा के हाथों में सारी शक्तियां होती थी। राजा अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि मानता था। फ्रांस के जो राजा थे, वो कहते थे, मैं ही राज्य हूं, मेरी इच्छा ही कानून है। अगला कारण है राज दरबार की विलासिता। राज दरबार के जो व्यक्ति थे, वो व्यक्ति विलासितापूर्ण जीवन जीते थे। बहुत अधिक मात्रा में राशि खर्च करते थे। राशि अपने लिए अधिक खर्च करते थे। जो राजा की रानी थी, वह रानी बहुत अधिक राशि खर्च करती थी। फ्रांस का दरबार पूरी तरह विलासिता का केंद्र बन गया था और सभी राजाओं का जीवन विलास, आमोद प्रमोद में खर्च होता था। जितना भी कर के रूप में पैसा आता था, सारा का सारा खर्च राजा अपने निजी खर्च में व्यतीत कर देता था। निजी खर्च में अधिक राशि खर्च करता था। सभी प्रकार के जो पैसे आते थे, पूरा पैसा अपने निजी खर्च में ज्यादा लगा देते थे, इसलिए राजकोष पूरा खाली हो गया था। अब अगला कारण है प्रशासनिक भ्रष्टाचार। प्रशासनिक भ्रष्टाचार में अगर राजा विलासिता जीवन जीता है, तो उनके सारे कर्मचारी, वरिष्ठ कर्मचारी, मंत्री, सभी लोग भी ये विलासितापूर्ण जीवन जीते थे। राजा के सलाहकार थे, सेवक थे, जो अधिकारी थे, वो वश थे। राजा के प्रमुख पदों पर योग्यता के आधार पर वो लोगों को नहीं बैठाता था। वह योग्यता जो नियुक्ति करता था, वह पैरवी के आधार पर करता था। पदाधिकारियों व दरबारी एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे रहते थे, आपस में षड्यंत्र करते रहते थे। इससे प्रशासन पर बहुत अधिक बुरा प्रभाव पड़ा। अगला पॉइंट है अपने अति केंद्रीकृत प्रशासन। जो भी प्रशासन था, संपूर्ण शक्तियां राजा के हाथ में नहीं थी। किसी अन्य व्यक्ति को शक्तियां नहीं थी। राजा संपूर्ण शक्तियों का प्रयोग करता था और राजा की इच्छा के बगैर कोई अन्य कार्य नहीं कर सकता था। जो भी कार्य होता था, जो भी आदेश होते थे, सारे के सारे आदेश राजा की इच्छा के लिए होते थे। राजा की इच्छा ही होती थी। सारी शक्ति राजा के हाथ में केंद्रित थी। अगला है अपना न्याय व्यवस्था का दुर्बल होना। फ्रांस की जो न्याय व्यवस्था थी, वो दुर्बल थी। न्याय व्यवस्था में छोटे से मुकदमे के लिए भी अत्यधिक महंगी धनराशि खर्च करनी होती थी। फ्रांस की न्यायिक प्रक्रिया की सबसे विचित्र व्यवस्था थी। राजज्ञा या लेट होता था। इसके आधार पर किसी भी व्यक्ति पर बिना मुकदमा चलाए उसको गिरफ्तार किया जा सकता था और समान अपराध के लिए उच्च वर्ग को कम सजा मिलती थी, परंतु जनसाधारण को कड़ी सजा दी जाती थी। सामाजिक कारण। अब हम अध्ययन करने सामाजिक कारण में पादरी वर्ग
कुलीन वर्ग, कृषक वर्ग और मध्यम वर्ग। पादरी वर्ग में वो लोग आते थे जो चर्च में पुजारी होते थे। पादरी वर्ग का अर्थ होता है जैसे अपने यहाँ पर मंदिर में पंडित होते हैं, तो इसी प्रकार से जो पादरी वर्ग होते हैं वो चर्च में पूजा आदि करने का कार्य करते हैं। इसमें फ्रांस में रोमन कैथोलिक चर्च की प्रधानता थी। चर्च एक स्वतंत्र संस्था के रूप में काम कर रहा था। चर्च की अपार संपत्ति से बड़े बड़े पादरी जो थे भोग विलास का जीवन जीते थे। धर्म के कार्यों से उन्हें कोई लेना देना नहीं था। धर्म के लिए तो थे लेकिन वो धर्म के लिए कोई कार्य नहीं करते थे। और पादरी वर्ग पूर्णतया संसारिक जीवन जीते थे। जितने भी भोग विलास के साधन थे उन साधनों का वो प्रयोग करते थे। अगला वर्ग है अपना कुलीन वर्ग। कुलीन वर्ग का अर्थ होता है जो धनवान लोग होते हैं, जो संपत्तिशाली लोग होते हैं, जिनके पास में धन अधिक होता है, ऐसे लोगों को कुलीन वर्ग कहा जाता है। फ्रांस का कुलीन वर्ग था वो सुविधा युक्त एवं संपन्न वर्ग था। कुलीनों को अनेक प्रकार के विशेष अधिकार प्राप्त थे। वे राजकीय कर से मुक्त थे। पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग को किसी प्रकार का टैक्स नहीं देना पड़ता था, उन्हें किसी प्रकार का कर नहीं देना पड़ता था और ये लोग किसानों से कर लेते थे। कुलीनों के विशेष अधिकार और उत्पीड़न ने साधारण लोगों को क्रांतिकारी बना दिया। अगला है अपना कृषक वर्ग। किसानों का वर्ग सबसे अधिक शोषित और पीड़ित था। उन्हें कर का बोझ उठाना होता था। उन्हें राज्य, चरच, जमींदारों को अनेक प्रकार के कर देने पड़ते थे। कृषक वर्ग अपनी दशा में सुधार लाना चाहते थे और यह सुधार सिर्फ एक क्रांति द्वारा ही संभव था, अन्य कोई इनके लिए रास्ता नहीं था। अगला है मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग वो थे जो कृषक और कुलीन वर्ग के बीच में आते थे। मध्यम वर्ग के लोग सामाजिक असमानता को समाप्त करना चाहते थे। मध्यम वर्ग में वो लोग आते थे जो लेखक थे, जो अध्यापक थे, जो डॉक्टर थे। ऐसे लोगों को मध्यम वर्ग में शामिल किया जाता था। इन लोगों के पास में संपत्ति भी अधिक थी, धन भी अधिक था, लेकिन ये कुलीन वर्ग इनको अपने से नीचा मानते थे। इसलिए ये जो मध्यम वर्ग के लोग हैं ये क्रांति करना चाहते थे, ये समानता लाना चाहते थे। इसलिए क्रांति का जो संचालन और नेतृत्व है इसी वर्ग ने किया था। अब है आर्थिक कारण। आर्थिक कारणों में अब हम अध्ययन करने वाले हैं अव्यवस्थित अर्थव्यवस्था का, दोषपूर्ण कर व्यवस्था, कर वसूली की प्रणाली, बेकारी की समस्या, सैनिक असंतोष, व्यापारिक अवरोध। इसमें है अव्यवस्थित अर्थव्यवस्था। जो फ्रांस की अव्यवस्था थी वो अर्थव्यवस्था थी, अव्यवस्थित थी। उसमें किसी प्रकार की कोई व्यवस्थित प्रक्रिया नहीं थी। राजकीय आय और राजा की आय में, व्यक्तिगत आय में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं था। किस स्रोत से कितना धन आना है, किन किन मदों पर कितना खर्च होना है, ये कोई निश्चित नहीं था। निश्चित योजना के अभाव में फ्रांस में आर्थिक तंगी आ गई। आर्थिक तंगी आने के कारण ये जो आर्थिक व्यवस्था थी उसमें अव्यवस्थित अर्थव्यवस्था का भी चरमरागी और राजकीय खजाना बिल्कुल खाली या रिक्त के समान था। अगला है दोषपूर्ण कर व्यवस्था। फ्रांस की जो भी कर व्यवस्था थी वो दोषपूर्ण थी। दोषपूर्ण का अर्थ होता है कि आपने जो ये पहले पढ़ा था पादरी, कुलीन, कृषक, यानी पादरी वर्ग से किसी प्रकार का टैक्स नहीं लिया जाता था, कुलीन वर्ग से किसी प्रकार का टैक्स नहीं लिया जाता था। सिर्फ कृषक वर्ग और मध्यम वर्ग से ही कर लिया जाता था, मध्यम वर्ग से ही टैक्स लिया जाता था। इसलिए ये जो फ्रांस की कर व्यवस्था थी वो दोषपूर्ण थी। इस दोषपूर्ण व्यवस्था को फ्रांस के लोग दूर करना चाहते थे, फ्रांस के लोग हटाना चाहते थे। अब है कर वसूली की प्रणाली। कर वसूली की प्रणाली को फ्रांस के जो भी कुलीन वर्ग थे, फ्रांस के राजा थे, उन्होंने उसको ठेके पर दे दी। ठेके का अर्थ होता है जो जितना अधिक लाएगा उसी को ठेका दिया जाएगा। जब ठेकेदार किसानों से, मध्यम वर्ग से अधिक धन वसूलते थे तो इस प्रकार के लोगों में ज्यादा विरोध उत्पन्न हो गया और ये
कर वसूली की जो प्रणाली थी वह प्रणाली सफल नहीं रही। अब है बेकारी की समस्या। जब ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हुई, औद्योगिक क्रांति के कारण बहुत सारा जो हाथ से कार्य होना था वह हाथ वाला कार्य मशीनों से होना प्रारंभ हो गया। मशीनों से प्रारंभ होने लग गया तो लोग क्या हो गए, लोग बेरोजगार हो गए। बेकारी की समस्या ने भी आर्थिक स्थिति को दयनीय बना दिया। औद्योगिकरण के कारण घरेलू उद्योग धंधे बंद हो गए, इनमें कार्यरत कारीगर और मजदूर बेकार हो गए, अतः वे क्रांति के समर्थक बन गए। अगला है सैनिक असंतोष। फ्रांस का सैनिक वर्ग जिसमें अधिकांश किसान थे, तत्कालीन व्यवस्था से वो असंतुष्ट थे। उन्हें नियमित वेतन नहीं मिलता था, क्योंकि कोई व्यक्ति कार्य वेतन के लिए करता है और उन्हें वेतन भी समय पर नहीं मिलेगा तो उनमें नाराजगी होना स्वाभाविक है। क्रांति के समय सैनिकों का बहुत दिनों से वेतन बकाया था। सैनिकों के भोजन वस्त्र का भी समुचित प्रबंध नहीं होता था। सेना में जो पदोन्नति होती थी वह पदोन्नति योग्यता के आधार पर नहीं होकर ये कुछ उसमें भेदभाव बढ़ता जाता था। उच्च पदों पर सिर्फ कुलीन वर्ग के लोगों को नियुक्त किया जाता था, इससे सेना असंतुष्ट थी। जब अमेरिका में क्रांति हुई तो फ्रांस के सैनिक अमेरिका में गए थे और वापस लौटते समय अमेरिकी से लौटते समय फ्रांस के सैनिकों में ऐसा मन में आया कि हम भी हमारे देश की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के विरुद्ध खड़े होकर उनमें अच्छा कर सकते हैं। दूसरे व्यापारिक अवरोध। अव्यवस्थित अर्थव्यवस्था में व्यवसाय एवं वाणिज्य का विकास भी ठप पड़ गया। व्यवसायों और व्यापारियों पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगे हुए थे। उन्हें प्रत्येक को प्रांत, जिला, शहर और स्थान से विभिन्न प्रकार के कर देने पड़ते थे। इसका उन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा और फ्रांस की अर्थव्यवस्था पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ा। जो भी व्यापारी थे उन्होंने अपना कार्य धीरे धीरे कम करना शुरू कर दिया और जिसे सरकार के खजाने में टैक्स आदि कम जमा होने लग गया। अब है बौद्धिक कारण। फ्रांस की क्रांति में फ्रांस के बौद्धिक वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका थी। फ्रांस में अनेक दार्शनिक, विचारक और लेखक हुए जिन्होंने अनेक प्रकार की पुस्तकें, अनेक प्रकार के साहित्य, अनेक प्रकार के जन जागरण के साहित्यों की रचना की है, जिनसे जनता में जन जागृति हुई है। जिन दार्शनिकों ने फ्रांस को जनमानस के झकझोर दिया उनमें मांटेस्क्यू, वाल्टेर, रूसो आदि हैं। इन लोगों ने अनेक प्रकार के शुद्ध साहित्य लिखे, अनेक प्रकार के ग्रंथ लिखे, अनेक प्रकार की कहानियां लिखी और उन कहानियों को पढ़कर लोगों में जन जागृति आई और जन जागृति आने के कारण लोग सब सरकार के विरुद्ध उठ खड़े हुए। तो आज हमने पढ़ा फ्रांस की क्रांति के कारण, अगले वीडियो में पढ़ेंगे इसके परिणाम।